नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि नया सत्र 2021-22 की क्लास 10 मैथ्स अपन स्टार्ट कर चुके थे। और इस मैथ्स का जो चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, इसकी प्रश्नावली 1.1 अपने इससे पीछे वाले वीडियो में क्लियर कर दिए थे। उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा रखा है, तो उस लिंक पे जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो जो लिंक है वो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक है। तो चलते हैं इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुके थे, ये 9वां पार्ट होगा स्टूडेंट से। तो इस पार्ट में अपनी जो एक्सरसाइज 1.2 है, इससे पीछे वाले जो एग्जाम्पल 5 से लेकर 8 तक जो एग्जाम्पल है वो इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। तो जो 5 वाला एग्जाम्पल है वो आपके सामने है स्टूडेंट से। और इससे पीछे वाले एग्जाम्पल जो है 4 तक के एग्जाम्पल वो मैंने पहले क्लियर करवा दिए थे। इन पीछे वाले वीडियो में वो 4 तक के एग्जाम्पल है, और इस एक्सरसाइज 1.2 के पहले वाले एग्जाम्पल वो 5 से स्टार्ट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यानपूर्वक अपन समझेंगे पहले, उसके बाद में क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखिए आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5 आपके सामने है। तो क्वेश्चन को अपन देखते हैं, देखिए। और यदि आपके पास बुक है तो आप भी अपनी नोटबुक और पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। और नोटबुक यदि नहीं है तो मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बहुत बार कहा है कि मोबाइल के द्वारा डाउनलोड आप कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा रखा है, वहाँ पे ग्रुप पे आप क्लिक करके मेरे ग्रुप पे ज्वाइन होके मेरे से आप बुक अवेलेबल करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको बुक करवा दी जाएगी। तो चलते हैं स्टूडेंट से वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5 है वो आपके सामने है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल 5 को। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। आपके सामने संख्या 4 की घात n है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। संख्या बोल रहा है अगला 4 की घात n पर विचार कीजिए। 4 की घात n, ये n उसकी पावर है, 4 की पावर है n। जहाँ n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और n का मतलब होता है प्राकृत संख्या। इस क्वेश्चन में बता रखा है, वैसे n का मतलब बहुत कुछ होता है, अचर पद है, कोई भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है नेचुरल नंबर प्राकृत। n का मतलब होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 से लेकर के अनंत तक संख्या होती है। तो n का मतलब यहाँ पर अपन 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए, मतलब अपने से पूछ रहा है पता लगाओ, जांच कीजिए, या मतलब आपको बताना है, जांच करके बताना है कि क्या आपसे पूछ रहा, दिमाग लगा के क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर देने में कोई परेशानी नहीं होगी इतनी। तो कह रहा है आगे क्वेश्चन को, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है, मतलब n का मान उसको बताओ कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब कि 4 की घात n शून्य पे समाप्त होता है। अगला आपसे ये कह रहा है कि जांच करके n का मान ऐसा बताओ, ऐसा n का मान है क्या कोई जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पे समाप्त होता हो। स्टूडेंट्स 4 की घात n का मतलब ये हो गया कि n यहाँ पर 4 के ऊपर n लग रहा है। आपसे देखना है, सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। 4 के ऊपर n लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स n यहाँ पर कोई प्राकृत संख्या है, और ये अगला बोल रहा है यदि इसके ऊपर प्राकृत संख्या पर रखते जाए, जैसे मान लो मैं 1 फुट करता हूँ और इसको हल करता हूँ तो बराबर में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू यदि मैं 2 रखूं, और n क्या है, n अगला बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है, इसका मतलब n का मतलब प्राकृत संख्या 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। इसी तरीके से अपन अनंत तक इन्फिनिट जिसको अनंत तक अपन इस पे रख सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं रख सकते हैं। तो मैंने 1 रख के देखा तो ऐसी संख्या ही जिसका इकाई अंक 4 हो। 2 रखेंगे अपन यहाँ पर, 2 रख के इसको हल करेंगे, 4 गुना 4 हो गया, मतलब कि 16। यदि 1 रखे तो 4 आया, 2 रखे तो 16 आ गया। 3 यहाँ पर पुट करें इसके अंदर, तो 3 को हल करें अपने, 4 की पावर
3 हो गया, इसका मतलब हो गया, इसको हल करके देखेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो गया। ठीक है, यदि अपने 4 और रखे इसके अंदर, यहाँ पर 4 पावर लगाए n की जगह, तो इसको अपन 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ से अपन हल करेंगे इसको, तो 64 को 4 से गुना और कर देंगे, 4 चौक 16 हो गया, और असल की हो गई 1, 6 चौक 24, 25, 256 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अपन रखते जाए, तो स्टूडेंट से ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, यदि 1 रखते हैं तो ऐसी संख्या प्राप्त होगी जिसके इकाई अंक में 4 आ रहा है, 2 रखते हैं तो ऐसी संख्या आ गई जिसका इकाई अंक 6 आ रहा है, 3 रखते तो ऐसी संख्या आ गई जिसका इकाई अंक 4 आ रहा है, और 4 रखते तो ऐसी संख्या आ गई जिसका इकाई अंक 6 आ रहा है। मतलब कि 4 आता है, कभी 6 आता है, फिर 4 आ जाता है, फिर 6 आ जाता है। समझ गए होंगे, ध्यान से समझना। मैंने 1 रखा तो 4 आया, 2 रखा तो अंत में 6 आया, 3 रखा तो अंत में 4 आया, मतलब एक बार 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6। इसी तरीके से ऐसी संख्या आती है जिसका इकाई अंक 6 या 4 हो। यदि मैं n की जगह 1, 2, 3 लगा के यहाँ पर रखूं, तो ऐसी संख्या आती है जिसका इकाई अंक 4 हो या फिर 6 हो, 4 हो या फिर 6 हो, मतलब कि 4, 6 ही रोटेशन वाइज चलता रहता है। लेकिन ट्यूशन वाला क्या कर रहा है, अगले को 4 के ऊपर ऐसा मान चाहिए जिसको लगाने पर अंक शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या हो। अब शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या, देखो ये संख्या ऐसी है जो 4 पे समाप्त होती है, ये संख्या ऐसी है जो 6 पे समाप्त होती है, ये संख्या ऐसी है जो 4 पे समाप्त होती है। कहने का मतलब यदि मैं 4 के ऊपर कितना भी पुट कर दूं, कितना भी रख दूं, ऐसा संभव नहीं है कि लास्ट में शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या हो। और शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। ये जो संख्या है वो सारी की सारी ऐसी संख्या स्टूडेंट्स जो शून्य पे समाप्त होने वाली है, मतलब शून्य से समाप्त होने वाली संख्या है। तो ध्यान दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक में क्या हो, 0 हो। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता, यदि 4 के ऊपर 1, 2, 3 कितना भी संख्या लगा लो, तो कभी ऐसी संख्या नहीं आ सकती जिसके इकाई अंक में कभी 0 हो। तो कौन सी आएगी, या तो 4 आने वाली आएगी या 6 आने वाली आएगी। तो अगला आपसे ये पूछ रहा है कि n का कोई ऐसा मान हो सकता है क्या, अगला आपसे कह रहा है n का कोई ऐसा मान हो सकता है क्या जिसके जो 4 की घात के रूप में लगाने पर ऐसी संख्या आ जाए जो शून्य पे समाप्त हो। तो शायद यहाँ पर मैंने आपको निष्कर्ष करके इसमें बताया है कि 4 के ऊपर यदि कितनी भी घात लगा लो कि ऐसी संख्या नहीं आ सकती जिसके इकाई अंक में 0 हो। तो क्या आ सकता है, ऐसी संख्या आ सकती है जिसका इकाई अंक में 4 या फिर 6 हो। तो कहने का मतलब n का ऐसा कोई भी मान नहीं हो सकता जिसको यदि 4 की घात के रूप में ऊपर लगाने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जो शून्य पे समाप्त हो। और शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या तो लास्ट में कितना होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए, तभी उसको शून्य पे समाप्त होने वाली संख्या अपने कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी नोटबुक लेकर इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर अंकित कर लीजिए। पहले आप रफ नोटबुक में अंकित कीजिए, उसके बाद में फेयर नोटबुक में। ये मैंने आपको पहले क्लियर करवा चुका था। और तो सबसे पहले अपन संख्या ले लेते हैं, दी गई संख्या। तो दी गई अपने को संख्या है वो कौन सी है, नीचे अपन लिख देंगे 4 की पावर कौन है, n हो गया। अब अपन इसके बाद में 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। वो ये अभाज्य गुणनखंड में क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में मैं नीचे आपको क्लियर कराऊंगा, पहले मैं बता नहीं सकता प्रूफ के बाद में। तो अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड, और 4 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना होगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने पास तो 4 नहीं था, क्या था अपने पास, 4 की घात n था। तो मैं 4 के पावर n वो लगा दूंगा, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर सेम चलेगा, और 2 गुना 2 और की पावर n और लगा देंगे, बाकी सारा सेम है, की पावर n लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि यदि मैं 4 के अभाज्य गुणनखंड मैंने किया, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड करने पर मेरे पास 2 गुना 2 आया, 2 गुना 2 आया, मतलब कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया। यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड में 4 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 2 आ रहा है। यहाँ संख्या, जो संख्या अपने को दे रखी थी कौन सी थी,
4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। यहाँ संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, मतलब 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। 5 नहीं आ रहा है, 5 लाना क्यों अपने को? क्योंकि यदि शून्य से समाप्त होने वाली संख्या होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर से आएगा, लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी शून्य से समाप्त होने वाली क्योंकि हम जानते हैं किसी भी शून्य से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 सदैव होता है। 5 सदैव होता है, मतलब कि यहाँ क्योंकि हम जानते किसी भी शून्य से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 सदैव होता है। कि स्टूडेंट्स इसमें ध्यान से समझिए, यदि शून्य से समाप्त होने वाली संख्या कोई भी हो लेकिन उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो सदैव आएगा, 5 हर बार आएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 4 की घात n जो है वो शून्य से समाप्त होने वाली संख्या नहीं है। शून्य से समाप्त होने वाली संख्या होती तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता। देखो यहाँ लिखा मैंने, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी शून्य से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 सदैव होता है, 5 सदैव होता है या 5 सदैव आता है। लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है, 5 सदैव होता है। यहाँ संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यहाँ संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी शून्य से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 सदैव होता है या 5 सदैव आता है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 5 सदैव होता है। लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 4 की घात n लेकिन 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट से ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, कॉपी पे बना रहा हूँ, इसलिए लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप ध्यानपूर्वक देख के सही अंकित कर लेना है। ये लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट से, लेकिन यहाँ 4 की घात n, क्या लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः वाली लाइन लिख देनी है अपने को। अब क्या लिखना है, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में लेकिन यहाँ 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। में यहाँ पर लिखना है में 5 नहीं है, में 5 नहीं है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू से आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी शून्य से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 सदैव होता है। लेकिन यहाँ 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, में 5 ये रहा नहीं है। अतः वाली लाइन आप लिख देनी है। अतः वाली लाइन अपने को लिख देनी है।
स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, अतः प्राकृत संख्या n का, अतः प्राकृत संख्या n का, प्राकृत संख्या n का कोई भी ऐसा, प्राकृत संख्या n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, प्राकृत संख्या n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n संख्या, जिसके लिए 4 की घात n संख्या शून्य पर समाप्त है, 4 की घात n संख्या शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है। तो इसका जो आंसर आया वो नहीं आ गया स्टूडेंट्स। इसने पूछा था ऐसा कोई मान है क्या जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या हो, अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी ऐसा मान नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ये नहीं आया है, इस नहीं के आप अंडरलाइन कर लेना, अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n संख्या शून्य पर समाप्त होता है। आंसर ये आपके सामने क्वेश्चन हो के चुका है स्टूडेंट्स। तो इसको आप दोबारा से अपन क्लियर करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ से अपना आंसर चालू था, देखिए दी गई संख्या 4 की घात n, n के अभाज्य गुणनखंड, n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 की पावर n। स्टूडेंट्स अभाज्य गुणनखंड में क्यों कर रहा हूँ इसको समझिए। पहले अभाज्य गुणनखंड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि ये 4 की घात n जो है ये शून्य से समाप्त होने वाली संख्या होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड में जरूर से 5 आएगा। तो ये मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 है या नहीं। तो मैंने जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये जो संख्या है ये सारी की सारी संख्या स्टूडेंट्स 0 से समाप्त होने वाली संख्या है। तो इन सभी संख्याओं का यदि 10, 20, 30 और 40 इनका अभाज्य गुणनखंड करे तो इसमें 5 जरूर से आता है। तो मैंने 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 गुना 2 आया अर्थात 5 नहीं आया। यहाँ संख्या 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्यों 5 आना क्यों जरूरी था, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी शून्य से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 सदैव होता है। किसी भी अभाज्य गुणनखंड हम जानते हैं किसी भी शून्य से समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 सदैव होता है, लेकिन यहाँ 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, लेकिन यहाँ 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अब ये अपने लिख देना है, अतः प्राकृत संख्या n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n संख्या शून्य पर समाप्त होता है। आंसर ये अपना एग्जाम्पल जो आपका कौन सा 5 वाला जो एग्जाम्पल है वो क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 5 क्लियर हो चुका है। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अंकित कर लेना, इसको अपने नोटबुक में अंकित कर लेना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे वाले एग्जाम्पल नंबर 6 में अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो आपके सामने है, ध्यानपूर्वक देखिए। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, HCF निकालने की पहले मैंने बेसिक वाला जो मेरा वीडियो था, फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना मतलब HCF की जो विधियां बताई थी वो 3 बताई थी, और LCM ज्ञात करने की जो विधियां थी वो 2 थी स्टूडेंट्स। HCF ज्ञात करने की 3 विधियां थी। पहली विधि थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना, जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, सीख लिए थे अपने। यूक्लिड से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है वो अपने सीख लिए थे। दूसरी विधि थी HCF के अभाज्य गुणनखंड विधि से, और तीसरी विधि थी सूत्र द्वारा। लेकिन फर्स्ट जो विधि है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उस विधि से यदि 2 संख्या होगी तो ये अपन HCF कर सकते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड प्रमेय से अभाज्य गुणनखंड जो विधि है, इस विधि से अपन कितनी भी संख्याओं का HCF कर सकते हैं। लेकिन LCM करने की 2 विधि थी, अभाज्य गुणनखंड विधि और सूत्र द्वारा। तो अपन फर्स्ट विधि अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन HCF निकाल चुके थे। अब
अपन HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे अपन स्टूडेंट से एग्जाम्पल नंबर 6 में। वैसे आपका बहुत बार किया हुआ है। HCF का मतलब वैसे आपको बेसिक वाली वीडियो में मैंने क्लियर करवाया था, HCF का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। लेकिन HCF का मतलब शॉर्ट तरीके से मैं बता देता हूँ, मैथ से होता है, और LCM का मतलब होता है लेस है। तो स्टूडेंट्स HCF जो है संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करेंगे। तो संख्याएं कौन कौन से 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF अपन ज्ञात करेंगे। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से जरूर अंकित कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसको अपन करते हैं संख्या अपने एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पर करेंगे। संख्या अपने को कौन सी दे रखी थी, 6 और 20। कौन सी संख्या थी स्टूडेंट्स, 6 और 20। तो पहले लिखते हैं अपन 6 के क्या करते हैं अपन 6 और 20 लिख दिया मैंने। पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर इधर 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं अपन। 6 का करेंगे, 2 का देंगे 3 आएगा, 3 का देंगे 1 आ जाएगा, 2 का देंगे 10 आएगा, 2 का अपन देंगे 5 आ जाएगा, 5 का देंगे 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपके सामने 2 का दिया 6 में 3 आ गया, 2 का भाग 20 में दिया तो आपके सामने 10 आ गया, 5 में दिया हो गया। तो आप अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 गुना 3। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड आपके सामने कितना निकल के आ गया, 2 गुना 3 आ गया। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हो गया। अब इसके नीचे लिखेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड। सेम प्रोसेस है यहाँ, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 हो गया। अब अपन क्या लिखेंगे, अतः 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का, अतः 6 और 20 का HCF अपन HCF निकाल देंगे यहाँ, और तथा 6 और 20 का LCM। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन 6 और 20 का HCF। अब अपन ध्यान दीजिए, अब छंटनी किस तरीके से करेंगे, HCF को कैसे छांटा जाता है और LCM को कैसे छांटा जाता है। ध्यान से देखिए, ऐसे देखिए 2 इसमें एक बार है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 एक बार है, 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार है। तो दोनों में बराबर बराबर है, दोनों में जो बराबर बराबर है वो कितनी बार है, देखिए 1 बार है। लेकिन आपको नहीं करना है, मैं समझाने के लिए ऐसे कर दिया, दोनों में बराबर बराबर 1 बार, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 3 उसमें है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, लेकिन 20 के अभाज्य गुणनखंड में 3 नहीं है। 5 इसमें है, लेकिन 5 उसमें नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा HCF में। HCF में वो आता है जो दोनों में हो, और दोनों में बराबर बराबर बार होगा ना, वो HCF में आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ठीक है, अब LCM में क्या करते हैं, जो दोनों में हो वो सबसे ज्यादा बार जिसमें होगा उसमें लेना है। HCF में तो क्या करना है, जो दोनों में हो उनमें से बराबर बराबर जो जितनी बार हो वो लेना है। जैसे 2 दोनों में है, लेकिन सब बराबर बराबर कितनी बार है, उसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसमें 2 बार है वैसे तो, लेकिन उसमें 1 बार है तो इसमें भी 1 बार का लेना है। तो बराबर बराबर दोनों में 2 हुआ। ठीक है, अब LCM कैसे छांटा जाता है, सबसे ज्यादा बार, इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो सबसे ज्यादा बार वाला लिया जाता है 2 गुना 2। और अलग से कौन है, उसमें तो 3 है स्टूडेंट्स, और इसमें कौन है, उसमें तो 3 है, और इसमें इधर कौन है, 5 है। तो अलग से क्या है, सबसे ज्यादा बार तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 1 बार है, लेकिन 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार है। अलग से कौन है, ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 5 है। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 है, इनको गुणा करते हैं, 5 से 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो HCF जो आपके सामने आ चुका है वो 2 आ गए स्टूडेंट्स। HCF कितना आ गया, 2 आ गया। और आपका LCM जो है 6 और 20 का जो HCF है वो 2 आ गया, और 6 और 20 का जो LCM है वो 60 आ गया। ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो क्लियर हो चुका है स्टूडेंट से। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, HCF और LCM के आप छांटना समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हो गया, 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 हो गया। तो HCF में क्या होगा, जो दोनों में होगा वो बराबर बराबर जितनी बार होगा वो लेना है। LCM में क्या लेना है, जो सबसे ज्यादा बार हो, दोनों में जो है 2 ऊपर वाले में भी है, 2 नीचे वाले में, सबसे ज्यादा बार नीचे वाले में 2 बार, तो 2 बार ले लिया। अलग से उसमें 3 है, इसमें 5 है, वो भी ले लिया। तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो HCF 2 आ गया और LCM 60 आ गया। तो हो गया स्टूडेंट से
तो स्टूडेंट से अपन इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर जो 5 और एग्जाम्पल नंबर जो 6 आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल जो 5 और एग्जाम्पल 6 वो दोनों एग्जाम्पल इस वीडियो में मैंने क्लियर करवाए हैं आपको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही स्टूडेंट्स इसके आगे वाले 7 और 8 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 1.2 के पहले 8 तक एग्जाम्पल है, वो दोनों एग्जाम्पल आपको अगले वाली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए स्टूडेंट्स ये वीडियो आप जरूर से देखें, और साथ ही वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी का जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जो नया वीडियो अपलोड होगा चैनल पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले स्टूडेंट से। तो ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।